तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ी जिसमें एक सियाम नाम के ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, जिसका क्लेम है कि हमारे देश की गाड़ियाँ इस व्यवस्था के लिए तैयार नहीं थी, जिससे गाड़ियों में कॉरोजन की दिक्कत होना, रबड़ के अंदर गाड़ियों में जो रबड़ लगे हुए हैं उनमें दिक्कत होना। देखिए साहब, कुछ दिक्कत है। पहली बात तो ऐसी है कि ये पूरा गलत प्रचार है। आगे का वो भी प्रश्न पूछिए। मेरे ऊपर ये चार्ज किया गया कि मेरे लड़कों का इथेनॉल की फैक्ट्री, उसको फ़ायदा उठाने के लिए मैंने इथेनॉल लाया। पहली बात, देश में 550 फैक्ट्री है, उसमें से जो मेरे लड़के इथेनॉल बनाते हैं वो 1 लाख सवा लाख लीटर देते हैं, उसमें से 10 लाख 20 लाख लीटर पर डे बनाने वाली 300-400 कंपनियां हैं। तो हम 0.06% इथेनॉल तो देता है, और वो भी हमारे अल्कोहल भी बनता है तो वो भी कम है। तो पहला पूरा 100% के साथ कोई लेवल दे। मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो मैं हाइड्रोजन तैयार कर रहा हूँ, मैं डीएमई की बात कर रहा हूँ तो कोई डीएमई थोड़ी बना रहा हूँ, मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लाया तो कोई बैटरी में बना रहा हूँ, मैं अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात, इस प्रकार का पूरा बेबुनियाद आरोप, एक पेड कैंपेन चला गया और जिसमें मुझे, मेरे फैमिली को बदनाम करने की कोशिश की, 100% झूठा था। दूसरी बात, इथेनॉल की खरीदी ऐसी नहीं है कि मेरे से लिया जाता, पहले इथेनॉल का टेंडर निकलता है, फिर उसकी प्राइस कैबिनेट तक जाती है, कैबिनेट वो अंतिम निर्णय देती है, और फिर उसके हिसाब से कोटा मिलकर फिर वो खरीदी करते हैं। कोई किसी को फेवर नहीं किया जाता। दूसरी बात, जो आप बात पूछ रहे हैं कि इथेनॉल के कारण गाड़ियाँ खराब हुई, ये सीएम जो है, इन्होंने, ये जब कंट्रोवर्सी चली तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताया कि ऐसी कोई गाड़ियाँ, सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दूसरी बात, पहली बार जब इथेनॉल बनता था तो हमारे यहाँ मेटल के वो जॉइंट्स वगैरह पार्ट वो सड़ते थे और रबर के हो गए। अभी हमारे यहाँ इथेनॉल की एक भी ऑफिशियल तकरार नहीं है। एक जगह कोई आता, आजकल कल मेरे पास हमारे एक मराठी के पेपर है लोक सत्ता, इंडियन एक्सप्रेस का, उसके देवेंद्र गावंडे करके मुख्य संपादक है नागपुर में, उन्होंने वो जीप कंपनी की एक एसयूवी है उनके पास, उन्होंने फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही, प्रॉब्लम आया, और मैंने जब मैकेनिक कंपनी में लेके गया तो उन्होंने कहा कि ये इथेनॉल के कारण ये प्रॉब्लम आया। तो मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी किसकी है? बोले डीजल की। तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही मिक्स नहीं होता, तो ये झूठ बता रहा है आपको। ये मेरा सवाल भी था कि डीजल में ब्लेंडिंग का क्या प्लान है सर? डीजल में इथेनॉल नहीं जा सकता, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहली बात तो ऐसे कि झूठा प्रचार करना, ये इथेनॉल के पीछे कुछ लोगों ने किया, जबकि ब्राज़ील में ये 1952 से चल रहा है, सब गाड़ियों में चल रहा है, कोई तकरार नहीं, वो देश चल रहा है, सब जगह सक्सेसफुल हुआ है। और टोयोटो कंपनी ने जब ये इंजन तैयार किया 100% इथेनॉल पर, ये पूरी टेक्नोलॉजी सब टाटा महिंद्रा ने डेवलप की। अगर इसमें कमियां रहती तो होती क्या? ये पूरा गलत प्रचार है और सीएम का कोई तकरार नहीं है। अब रही बात ये इथेनॉल डीजल में डालने की, इथेनॉल में ऐसा है कि इथेनॉल का और उसका जो कैलोरी की वैल्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क है। उसका जो ये जो है विशेष कैलोरी की वैल्यू के साथ फ्लैशिंग पॉइंट बोलते हुए, तो वो मेल नहीं खाता है। तो इथेनॉल ये डीजल में डालना संभव नहीं है। पर इथेनॉल से एक आइसोब्यूटेनॉल बनता है, और आइसोब्यूटेनॉल ये डीजल में उसके प्रयोग शुरू है, वो 15% तक डाल सकते हैं, ऐसा कहना है लोगों का। ARAI में उसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनका ऑफिशियल रिपोर्ट आएगा पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास, तब डालना नहीं डालना, कितना डालना, ये उनका अधिकार है, तब वो निश्चित होगा। पर ये प्रयोग किस स्तर पर है? किर्लोस्कर जो कंपनी है, उन्होंने इथेनॉल पर चलने वाले जनरेटर सेट तैयार किए और आइसोब्यूटेनॉल पर तैयार करने वाला जनरेटर सेट तैयार किया, वो मैंने ही लॉन्च किया है। तो अभी ये जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, वो 450 करोड़ डीजल यूज़ करते हैं। अगर ये जनरेटर गए तो इथेनॉल पे आएगा। अब इथेनॉल का रेट है 65 रुपये लीटर और डीजल का भाव है 115 रुपये लीटर, तो पैसे की भी बचत है, पोल्यूशन भी नहीं होगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट इफेक्टिव है और इंडिजिनियस है। तो विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए टू व्हीलर में, ऑटो रिक्शा में, और अभी कोशिश चल रही है में ट्रैक्टर जल्दी आ रहा है CNG और इथेनॉल फ्लेक्स इंजन पर, तो हमारे किसान की 1 लाख रुपए की बचत साल की होगी। सर किसान की हो गई, अब जो उपभोक्ता है उसके लिए पेट्रोल के भाव E20 होने के बावजूद भी ऑलमोस्ट उतने ही हैं जितने हुआ करते थे। सर आप एक बात देखिए कि पेट्रोल का वर्ल्ड मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन होता है। आज 110 रुपये पेट्रोल डॉलर का हो गया बैरल का। तो हमने इथेनॉल ऐड करने के बाद इस समय पेट्रोल की, क्रूड की प्राइस बहुत ज़्यादा है, इथेनॉल सस्ता है, तो नेचुरली आज फायदे का है। पर जब पेट्रोल क्रूड ऑयल $50 पर बैरल आता है, और जब इथेनॉल महंगा होता है और पेट्रोल सस्ता होता है और क्रूड ऑयल सस्ता होता है, तब तो हम भाव तो कोई ज़्यादा नहीं करते। तो कभी ना कभी ऑयल कंपनी को घाटा भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, इसलिए हमने स्टेबिलिटी करके एक भाव रखे हुए हैं और साल भर में ये भाव स्टेगनेंट है। पर वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल हम खरीदते हैं वो तो भाव बदलते रहते हैं। अभी 110 बैरल हो गया, फिर अभी 90-95 हो गया, जैसे युद्ध विराम घोषित हुआ तो 95 हुआ। इथेनॉल का ऐसा नहीं है, देशी फ्यूल है, अपना देश का है, और इसलिए आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाने के लिए हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट है उसको रोक कर जो 87% हमारा है
उस स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इकोनॉमिकली वायबल और इंडिजिनस। जो डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े सर, उसमें 2030 का लक्ष्य था इथेनॉल को 20% पेट्रोल में मिक्स करने का। इसे 2025 में करने का ये विज़न जो था, आपका जो आइडिया था, ये प्रीपोन क्या हुआ, मतलब कैसे हो पाया? ये उपलब्धि है या ज़रूरत है? नहीं सर, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हमारे पास जो एग्रीकल्चर सरप्लस था, शुगर केन जूस, मोलाइसेस, बाम्बू से बना, राइस स्ट्रॉ से बना, उसके कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ी। देखो, डिमांड एंड सप्लाई इसके रेशो में होता है। और दूसरी बात, मैं तो दूसरी बात कर रहा हूँ, अभी हमने ये 100% इथेनॉल पर गाड़ियाँ लाई है। अभी टू व्हीलर बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा की बाइसिकल 100% इथेनॉल पर है। मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, बाहर आप जाते समय उसका शूटिंग कर लेना। वो गाड़ी 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है। वो पेट्रोल का पड़ रहा है 100%, और वो गाड़ी चलते चलते 60% बिजली तैयार करती है। और पेट्रोल की एवरेज में और डीजल की एवरेज में अगर तुलना करेंगे तो पेट्रोल का भाव 25 रुपये लीटर आता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, प्रदूषण भी नहीं है, और इसका पैसा किसानों को मिल रहा है। अभी हम लोग टोयोटो, हुंडई, बाद में सुजुकी, टाटा, महिंद्रा, सब ने अब ये 100% इथेनॉल की गाड़ियाँ तैयार की है, और अभी जल्दी ही ये मार्केट में आएगी। इथेनॉल के 300 पंप इंडियन ऑयल ने डाले हैं। पेट्रोल बेचना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे पूरी स्कूटर, टू व्हीलर और कार पेट्रोल के बजाय 100% इथेनॉल पर चलेगी। इंपोर्ट खत्म हो जाएगा, प्रदूषण कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पेट्रोल का, और देश के किसानों के जेब में ये पैसा जाएगा। ये देश के हित में नहीं है। जब ये इतना किसान हितैषी है, हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ में टिब्बी के अंदर एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल रिफाइनरी लगने की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच में उसका पुरजोर विरोध होता है। किसानों को फिर समझाने में कहाँ दिक्कत आती है कि ये आप ही के अपप्रचार होता है सर। एक्चुअली ये किसान के फायदे का है। अब ये एक ही सैंपल मैं बता रहा हूँ, आप मेरी बात को अगर है तो लोग चैलेंज करें। क्या 1200 रुपये क्विंटल मक्के का भाव नहीं था? MSP 1850 रुपये क्विंटल थी। कम भाव में किसानों का जब भारत सरकार खरीदी करने लगी थी, और जब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो 2800 रुपये क्विंटल, अब 2400-2600 रुपये भाव मिलके किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। आज मुझे बताओ, ब्रोकन राइस जिससे इथेनॉल बनता है, अगर ये इथेनॉल में नहीं जाता तो उसकी कीमत तो मिट्टी के बराबर हो जाती है। इथेनॉल किसानों के फायदे का है, इथेनॉल किसानों के नुकसान का नहीं है। और ये जो बात आप कर रहे हैं कि भाई अन्न धान्य जो है वो शॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग भूखे मरेंगे, तो जिस दिन ऐसी स्थिति आएगी हम बैन कर देंगे इथेनॉल को। आपकी इन योजनाओं से, ऑन लाइटर नोट, आप राजमार्ग मंत्रालय संभालते हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय को कंपटीशन नहीं लगता है? सर एक्चुअली मैं सच बताता हूँ, मैं ज़्यादा रोड, टनल, ब्रिजेस पे बात ही नहीं करता। आपको शायद पता नहीं होगा, हमारे रोड में हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, और मैं 75 साल में HSC मार्केट मैट्रिक हुआ हूँ। आप बहुत होशियार विद्यार्थी, आप IIT में गए सर। मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं 1975 में मुझे 52% मार्क मिले HSC में, जबकि मैं हर साल फर्स्ट क्लास में पास होता था, पर इमरजेंसी के खिलाफ मैंने अपना पूरा करियर खराब किया। और साइंस ग्रुप में मुझे 49.26% मिले। और आपके सामने बैठे हुए बंदे को लोग विद्वान समझते हैं, मैं इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। तो ये तक पढ़ा है सर, आपके दिमाग की कीमत पर मंथ 200 करोड़? नहीं, मैं डिस्क्वालीफाई हुआ और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं मिली, और आज मैं देश का सबसे बड़ा अच्छा इंजीनियर बन गया। तो मैं एक्चुअली किसानों में काम करता हूँ। मुझे 17 डिलिट्स मिले, डॉक्टरेट्स, और वो भी 7 एग्रीकल्चर साइंस वाटर कंजर्वेशन में मिली है। मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, मैं बाम्बू का फर्नीचर बनाता हूँ, मैं ऑर्गेनिक खाद बनाता हूँ, बालों से एमिनो एसिड बनाता हूँ। अभी AI मैंने शुरू किया, 5 लाख किसान मेरे इसमें, एग्रो विजन करता हूँ, मैं सांस्कृतिक महोत्सव करता हूँ। 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। भगवद गीता 1 लाख बच्चों ने बोली। मैं रोज़ सांस्कृतिक कार्य में 3 बार लाठीचार्ज हुआ, 50,000 लोग 10 साल से कर रहा हूँ। मैं स्पोर्ट्स की इवेंट करता हूँ, 80,000 खिलाड़ी खेलते हैं। मैंने अभी गजानन महाराज की डिजिटल पोथी तैयार की। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। मैंने एक डायग्नोसिस सेंटर खोला है, जिसमें MRI 18,000 रुपये बाजार में मिलता है, 1200 में बना देता हूँ। 600 रुपये में CT स्कैन होता है, 200 रुपये में 20,000 रुपये की पैथोलॉजी टेस्ट होती है, 200 रुपये में करता हूँ। 100 रुपये में डायलिसिस करा देता हूँ, और 100 रुपये में एक्सरे निकाल के देता हूँ। मैं गरीबों को सेवा करता हूँ। 1 लाख लोगों को मैंने चश्मे दिलाए, 60-70 हज़ार लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए, 1,500 लोगों को पैर लगा दिए। तो मैं एक्चुअली अपना सामाजिक काम करता हूँ। रोड की तो मैं बात ही नहीं करता कभी। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। समाज सेवा ये सही राजकारण है, समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण, और इसीलिए मैं सामाजिक सेवा के काम करता हूँ। मैं राजनीति नहीं के बराबर करता। एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था सर, जिसमें आपने युवाओं के लिए एक संदेश दिया। कहा कि अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो आपके पास आय का साधन होना चाहिए। सर ये बात सच इसलिए है कि मैं जब स्टूडेंट था,
स्टूडेंट लीडर था मैं, उस समय बीजेपी के शुरुआत में काम करता था, जनसंघ थोड़ा बहुत देखा है। मुझे एक बार हमने आंदोलन किया तो पुलिस ने पकड़ा, तो कोर्ट में खड़ा किया, तो 50 रुपये की जमानत, 50 रुपये भरो और जमानत लो, किसी के पास पैसे नहीं थे, तो जेल में भेज दिया, तो 4 दिन जेल में रहा। तो फिर मैंने लोगों को कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, ये विवेकानंद जी ने कहा है। अगर आप फुकट की नेतागिरी करोगे और पैसे, तुम सब बातों के नाटक कर सकते हो, पैसे के नहीं कर सकोगे। आपने ये चालू किया, आपको ये माइक सिस्टम लगी है, कैमरे लगे, गाड़ी से आप आए, पैसा तो लगा ना, और ये पैसा नहीं होगा तो फिर आप कहीं ना कोई डकैती करोगे, कोई लीडर को पकड़ोगे, इतना नहीं तो मैं ये करूँ वो करूँ, पैसे लोगे। तो मैंने कहा पहले अपने परिवार की चिंता करिए, पैसा कमाइए और फिर राजनीति करिए, समाज की सेवा करिए। और इसलिए आपको अगर राजनीति कन्विक्शन ओरिएंटेड करनी है, देयर आर 2 टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। आपको पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन करनी है तो अपने जेब से पैसे निकाल कर राजनीति करिए, नहीं तो आपको लोग समय से कोई पैसे देने के लोग लाइन में खड़े हैं, फिर आप भ्रष्ट हो जाएंगे तो काम कैसे कर पाओगे। मैं 50 लाख करोड़ के काम कर चुका हूँ, आप पत्रकार हैं, आपको एक भी कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिलेगा और बताएगा कि गडकरी साहब के घर गया, उनको पैसे दिए तब कॉन्ट्रैक्ट मिला, मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा काम करना। मैं राजनीति को सेवा समझता हूँ और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि पहले अपना घर बार ठीक देखो, परिवार देखो, फिर राजनीति में काम करो, अपने जेब के पैसे से काम। मैं गाड़ी में घूमता हूँ, मेरी गाड़ी है, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, चाहे कि अगर पैर टूटा था, अब सरकारी गाड़ी उतनी सुरक्षित नहीं, मैं अपनी गाड़ी से चलता हूँ, आई कैन बेयर दैट। नहीं तो अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर कैसे, कोई तो भी मेरे को गाड़ी देगा तो गड़बड़ होगी। तो यही बात है कि जो विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, तो पहले अपने 2 पैसे कमाओ, परिवार मिनिमम आवश्यकताओं को पूरी करो, फिर राजनीति करो, यही बात मैंने कही। बहुत बढ़िया सर, आपका ये संदेश निश्चित ही बहुत से लोगों को काम आएगा। राजनीति से ही जुड़ा एक सवाल और भी सर, वर्तमान में राजनीतिक दलों के जो बताए हुए मतलब पेरीफेरी है उसके दायरे में होती है। बहुत बार राजनीति पार्टी के अंदर रहते हुए जिस प्रकार से सामाजिक कार्य आप करते चल रहे हैं, सामाजिक मुद्दों को सरोकार में लेते चल रहे हैं, उस परिप्रेक्ष्य में भी राजनीति होती है। सवाल इस तरह से है कि हाल ही के समय में एक घटनाक्रम हुआ कि आम आदमी पार्टी में से राघव चड्ढा जी के ऊपर कुछ इस प्रकार के एक्शंस लिए गए कि वो राज्यसभा में अपनी बातें प्राथमिकता से नहीं रख पाएंगे, और जब डिटेलिंग की गई तो पता चला कि वो इस तरह के मुद्दे उठा रहे थे जो उनकी इमेज को चमका रहे थे। कई बार आपके बारे में जब पठन पाठन करते हैं तो ये पता चलता है कि भाजपा में नितिन गडकरी जी की वो इमेज है कि वो अपने आप में एक सिग्नेचर है, उनकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है जो सामाजिक कार्य से है, और वो इतनी खूबसूरत है कि उसे किसी भी पार्टी से प्रतिरोध नहीं झेलना पड़ता। क्या आपको लगता है राघव चड्ढा जी आप ही के पद चिन्हों पर चल रहे थे? देखिए साहब, मैं मेरे विद्यार्थी जीवन में जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूँ। वो डिफेंस मिनिस्टर थे तो एक पुलिस वाला उनके साथ आता था। मैं 45 साल से मंत्री हूँ, ना मुझे कोई एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आता है ना पहुँचाने के लिए आता है। मेरे नागपुर में मेरे घर पर कोई हार लेके आता है, ना कोई गुच्छे लेके नहीं आता, ना मैं अपने कटआउट लगाता हूँ, ना अखबारों की पुरों नहीं निकलता हूँ। ऐसे फ़ोटो निकाल के नहीं क्या, फ़ोटो नेता छापे, मैंने कभी नहीं छापा। मैंने कोई हाईवे पे मेरा नाम नहीं लिखा। कभी आपने देखा है कि ये हाईवे मैंने बना करके हमने मेरा फ़ोटो कहीं लगाया? मैं कुछ नहीं लगा था। मैंने कोई काम का क्रेडिट नहीं लिया, किसी का प्रचार नहीं करता। हाँ, मैं अपना काम ओनरशिप के साथ करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट दैन टेक्नोलॉजी, पर दोनों से भी इंपॉर्टेंट है ओनरशिप। मैं अपना घर जैसा है, परिवार जैसा है, वैसा देश को मानता हूँ। मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूँ। मैं हर रोड अच्छा बने, काम अच्छा हो, लोगों को सुविधा मिले, ये मेरी चिंता रहती है। मैं काम करता हूँ, करते रहता हूँ। जो काम मुझे प्रधानमंत्री ने दिया है वो ठीक से करते रहता हूँ, और मुझे आपको इस बात की चिंता भी नहीं कि कौन मुझे अच्छा कह रहा, कौन मुझे बुरा कह रहा। मैंने अपने आप, मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है, ये मेरे में हिम्मत है। मैंने लोगों को कहा था कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लास्ट। मैं जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करूँगा। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूँगा, और जो नहीं देगा उसका भी काम करूँगा। पूरा नागपुर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का और नागपुर मेरा है। मुझे कांग्रेस के जो मेरे खिलाफ लड़ता वो भी मेरे घर काम करने आता है। सब आते, मुसलमान आते, सब आते, मैंने कभी नहीं किया। अयोध्या का सर्किट भी बनाया, बुद्ध सर्किट भी बनाया। मैंने कभी ये नहीं देखा कांग्रेस के एमपी का और बीजेपी का, मैं रोड बनाना है तो इसको बना दो और उसको तो रोड ही नहीं बन पाएगा। तो मुझे सब रोड बनाने हैं। जो सही काम है वो सबका करता हूँ, गलत काम होता है तो बोलता हूँ देखो ये काम मैं नहीं कर सकता, इसकी अड़चन है। मैंने कभी झूठ बोला नहीं, झूठ आश्वासन दिए नहीं, जो बोला वो किया, और जो नहीं हो पाया वो स्वीकार किया। मैं कितने बार 12 साल में पब्लिक के सामने हाथ जोड़कर अपराधी मूड में स्वीकार करता हूँ कि मैंने कोशिश की कि 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है। मैंने कोशिश की थी कि 24 समाप्त होने के लिए 50% कम करूँगा, नहीं कर पाया। रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया, ट्वेल इंजीनियरिंग में सुधार किया, इन्फोर्समेंट कानून लाया, फाइन बढ़ा दिए, पर लोगों का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदल पाया। मोबाइल पे बात करना, हेलमेट नहीं पहनना, बेल्ट नहीं लगाना, रेड सिग्नल होगा तो नहीं हो रहे, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं।
मैंने कहा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इसको नहीं कर पाया। जो नहीं कर सका वो मैंने स्वीकार किया, जो कर सकता वो करने की कोशिश की। डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे एक बड़े आपके जैसे इसने बहुत बड़ा ये है टीवी की, ये उनने पूछा आप बहुत सोचते होंगे, बहुत काम करते होंगे, आप क्या करते हो? मैंने बोला सच बताता हूँ और आपको आज भी बता दूँ। आज आप मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या खाऊंगा, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊँगा, और रोज़ मुझे नई चीज़ चाहिए खाने के लिए। आजकल कम खाता हूँ, मैंने 46 kg वजन कम किया, पर मैं यही सोचता हूँ कि मुझे क्या खाना है। रोज़ रात को 12 बजे मेरे 4 शेफ आते हैं, आज कल क्या करना है। रोज़ नया नई चीज़ बनाता हूँ, मैं खुद रेसिपी देखता हूँ और मेरे को उसी में खुशी है। यहाँ मेरे यहाँ 1 एकड़ खेती है, मूलिया होती है, गाजर होती है, बटाना होता है, सब्जियाँ होती है। मैं अपने यहाँ घर में ऑरेंज के मेरे ऑर्किड, मैं AI का उसमें अपने बस वाटर कंजर्वेशन में 25 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं ये अपनी सामाजिक कार्यों में, सेवा के काम में करते हुए अपने खुशी से रहता हूँ। और सही बताता हूँ, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ता, टीवी भी नहीं देखता। अब यही लड़ाई चल रही थी, रोज़ रात को रेगुलर टीवी देखता था। और आप जैसे लोग, और मैं ये बोलता हूँ कि राजनीतिक नेता की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो लोगों का विश्वास और प्रेम। मुझे ध्यान में आता है जब मैं हवाई जहाज जाता हूँ तो एयर होस्टेस से लेकर पायलट से लेकर लोग दौड़ के आते हैं, हर आदमी फ़ोटो निकालता है, बोलता है मेरे साथ फ़ोटो निकालना। उनका प्रेम देखकर मैं किसी को मना नहीं करता। मुझे मन में लगता है कि मैं सही ठिकाने पे सही काम कर रहा हूँ। जिस दिन लोग मुझसे दूर जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, लोग मेरी तरफ देख के हंसेंगे नहीं, तब मैं समझूंगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात मैं अक्सर याद रखता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि मैं अपनों को गले लगा सकूँ। मैं फुटपाथ पर पानी पूरी खाता हूँ, भेलपूरी खाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, अब Z+ में हूँ तो 11 बजे निकलता हूँ। शटर डाउन करने से मैं चुपचाप होटल में घुसता हूँ, मस्त सुधारता हूँ, निकलता हूँ। देखो मैं अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीता हूँ। निश्चित ही सर, आपका जीवन अनुकरणीय है और निश्चित ही बहुत से लोग। नहीं, कोई अनुकरणीय नहीं है सर, इसमें सर, सभी अच्छे बातें होंगी। मैं खुद फूडी हूँ सर एक्चुअली, मैं इसलिए अनुकरणीय भी बोल। जो है खाओ पियो, आनंद से रहो, खुद भी खाओ, दूसरे को खाने दो, खुशी से रहो। मैं सर जब आप तक आ रहा था तो मुझ तक जो मेरे आपने काम नहीं किया आज, आपने जयपुर की कचौरी नहीं ली प्याज की। वो कोई आता है मेरे पास तो मैं उसको जयपुर आने वाला तो बोलता रावत की कचौरी लेके आना। मुझे आपके प्रोटोकॉल का अंदाजा नहीं था सर। मैं सच में इतना हम्बल्ड फील कर रहा हूँ कि जब मैं एंट्री किया हूँ तब से लेके अब तक मुझे पोहा खिलाया जा चुका है। इतना घर का सा मुझे यहाँ पर माहौल मिला है। किसी ने भी एक बार भी ये जांचने का प्रयास नहीं किया कि आप किस तरह से पधारे हैं। आपका ये जो व्यक्तित्व है ये कैमरे के उस पार मैं फील कर चुका हूँ। मुझे पता नहीं था कि आप जैसे व्यक्ति तक कचौड़ी लेके पहुँचना सर मैं बहुत छोटा, आप इतना मेरे को बड़ा नहीं सर, आप हमारे देश के माननीय मंत्री हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था। मेरा हैंड राइटिंग बहुत गंदा था, मैं पोस्टर चिपकाता था और उस समय आपको मालूम होगा तो ये काले दीवारों पर चूना लगाते थे और चूने पे गेरू से और नील से लिखते थे। तो मैं उसी के लायक था कि चूना लगाने के वो काम करता था। मेरी औकात और हैसियत कुछ नहीं है। जो कुछ बनाया ये आपका बड़प्पन है। वो मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद और बीजेपी ने बनाया। बड़े बड़े लोगों के सहवास में लेकर मेरे जैसे पत्थर को कुछ अच्छे संस्कार हुए थोड़े बहुत, उससे जो कुछ कर सका मैं कर। मैं ये नम्रता के ऊपर नहीं कह रहा था। नहीं सर, मैं एक बात अक्सर याद रखता हूँ, रिचर्ड निक्सन की ऑटोबायोग्राफी मैंने बहुत युवा अवस्था में पढ़ी थी। तो वाटरगेट के कारण उनको बहिष्कृत किया गया था, तब उनकी थी। तो एक बात उन्होंने अच्छी कही थी जो मैं भूला नहीं हूँ, द मैन इज़ नॉट फिनिश व्हेन इज़ डिफीटेड बट ही इज़ फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्धभूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। संघर्ष भी करते रहना चाहिए, उद्दिष्ट के साथ दौड़ते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। हार हो या जीत हो, खुशी हो या गम हो, चलते रहो। दिन निकल जाते हैं, दिन पलट जाते हैं। जहाँ सूरज निकलता है वहाँ अंधेरा आता ही है और जहाँ अंधेरा आता है वहाँ फिर से सूरज निकलता है। चरेवती चरेवती, चलते रहो चलते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज ये इंटरव्यू हमारे लिए किसी मंत्री जी के इंटरव्यू से अधिक सत्संग ज़्यादा प्रूव हुआ। मेरे लिए लाइफ में बहुत एनलाइटनिंग है सर। आपकी बातें बहुत मोटिवेटिंग है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी श्रोता जब इसे सुनेंगे तो उनके भी जीवन में कुछ निश्चित परिवर्तन आएंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सर। और अगले बार आते समय कचौरी लेकर आना। निश्चित लेकर आऊँगा। थैंक यू सर।